तो यहां तक कि आपको क्लियर होगी सर्कस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस, और ये पूरी तरह से डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। हो गया। अब जो खाना, जो भी फूड हमने खाया एक्चुअली में, ये सारी तो चीजें होगी सिंपल सिंपल सी बातें। अब जो खाया हमने, क्या खाया? वी ईट फूड, वी ईट फूड। अब फूड में हम क्या खाते हैं? चावल, रोटी, सब्जी, दही, अचार, जो कुछ भी है हमने खाना खाया। वी ईट फूड, हम खाते हैं फूड। जैसे रोटी है, जिसको हम लिखते थे चपाती, है ना? ऐसे भी तो समझ आएगा। चलो कोई बात, चपाती। उसके बाद राइस, हम यहाँ पे चावल नहीं लिख सकते ना, इसलिए लिखना पड़ा मुझे चपाती। राइस होगी। इसके बाद हम लिख सकते हैं दाल, है ना? और सब्जी भी खाते हैं, वेजिटेबल्स, और वेरी गुड, वेजिटेबल्स के बाद हम रफेज भी खाते हैं, और दूध भी पीते हैं। हम दूध भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं भाई, और फ्रूट्स भी खाते हैं, वेरी गुड। और हम चटपटे में कुछ अचार भी खाते हैं, जैसे पिकल्स भी खा लेते हैं ना। हाँ। और ड्राई फ्रूट्स, तो एक ही बात है, फ्रूट्स आ जाओ, ड्राई फ्रूट्स आ जाओ, आपने उसको ड्राई करके खा लिया, ओके कोई बात नहीं है। जैसे और काजू भी है, वो तो ड्राई रहते हैं, हम उसको गीला नहीं खाते, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर समझे, जैसे कि ये राइस और दाल है, राइस और चपाती स्पेशली, ये मेन सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल से प्रोटीन, वेरी गुड। और वेजिटेबल से विटामिन, दाल से और मिल्क से अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स मिलेंगे हमें मेनली, है ना? और वेजिटेबल रफेज से विटामिन, और फ्रूट से भी विटामिन, वेजिटेबल से, रफेज से, और फ्रूट्स और फ्रूट से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे इनसे। हाँ, पिकल से तो विटामिन सी मिलती है, और ये विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, यहाँ से हम ये कह सकते हैं पिकल से क्या मिलता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। पिकल से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ टेस्ट मिलता है। अब पिकल मिलते हैं। और हमने क्या लिया, और हम इन सबको पकाने के लिए ऑयल भी यूज करते हैं, हाँ, और तेल, तेल में भी विटामिन घी, मिनरल होते हैं। ये चीजें तो हम खाते हैं। मसाले तो पिकल्स में आ गए। तेल और घी जो हम खाते हैं, उनसे हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा फैट। भी मिलती है। मेनली क्या है? फैट, चिकनाई, है ना? दूध की मलाई से भी चिकनाई मिलती है, दैट इज फैट्स मिलेगा। अब क्या हुआ हमारे पास, जो खाना हमने खाया, घूम फिर के अगर हम देखते हैं तो यही चीजें हम खाते हैं मेनली, चार ही चीज खाते हैं, है ना? 4 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, 1 2 3 4, एक नहीं ना, टोटल 5 चीजें हमें मिलती हैं। 5 चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। याद रखना ये 5 चीजें, 5 ही तो स्टेप्स थे होलोजोइक के, और 5 ही चीज खाते भी हैं हम, है ना? बड़ी कॉमन चीजें में मैच हो रही है, तो हमें याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, 5 चीजें। अब देखो क्या हो गया कि यहां पे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बॉडी में, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। वो तो पहले से ही सिंपलेस्ट है। डाइजेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? तोड़ना, सिंपलर और सिंपलेस्ट में तोड़ना, कन्वर्ट करना, यही पढ़ा था। और ये तो पहले से ही
सिंपलर है या सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं। दैट मीन्स इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्लियर है ना? तो डाइजेस्ट हम किसको करें? हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को, हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस प्रोटीन को, फैट को, और हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस फैट को, है कि नहीं? ये तीन चीजें हमने डाइजेस्ट करनी है, बाकी तो हो रहा है। और यही तीन चीजें हमने अभी डायग्राम जो बनाया था उसमें पढ़े थे, और मैंने कोई अलग चीज तो बताई थी आपको। तो यही तीन चीजों को हमने पढ़ना है डाइजेशन में, बाकी तो ये तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, ठीक है? हाँ, रफेज नहीं होता, वो अलग चीज है, रफेज की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? रफेज की बात भी हम करेंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें से जो हमें मिल रहा है वो तो हो गया ना, बाकी होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं होता, क्या चीज नहीं होती, ये चीज अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कर लेते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट कहां है, किसमें मिलेगा, और डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है? सोर्सेस, जैसे कहां कहां हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? हमें मिलेंगे व्हीट में, हमें मिलेंगे राइस में, और कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेंगे? छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आ गए, है ना? मेज में जितने भी सीरियल्स हैं, तो बाजरा लिखो, सारे हाँ अब तो याद आ गया ना, बाजरा भी लिख दो, ज्वार भी लिख दो, मेज भी लिख दो, ऑल दीज आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? तो व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, ओ तो गया मेज में और बाजरा, मेज कहां लिखा है? आपने लिखा है ये लो मेज, ये एक ही बात होगी, बाजरा मेज तो हाँ मेज मीन्स मक्का, बाजरा मीन्स बाजरा, बाजरा के दाने छोटे छोटे होते हैं और मक्का इतना बड़ा, मक्के बड़े बड़े होते हैं, भुट्टा जिसको बोलते हैं, और भुट्टा मक्का, उसके जो दाने हैं उसको पीस के आटा बनाएंगे और उससे रोटी बनाएंगे, जिसकी पीली पीली रोटी आती है, और बाकी हम यहाँ पर एक्सेट्रा। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, सोर्सेज हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले माउथ में। कहां स्टार्ट होगा? माउथ में। स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में बक्कल कैविटी, इसे तोड़ दिया। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब जबड़ा, जबाड़ा, जो हम करते हैं अंदर का होल, खोखला, खोखला मींस कैविटी, बक्कल मींस मुंह, बक्कल मींस मुंह और अंदर होल है तो कैविटी है, तो बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में क्या है? बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, वेरी गुड। दांत की भी बात करेंगे, भूल गया था, थैंक यू याद दिलाने के लिए। जीभ की बात करेंगे, वो भी भूल गया था। तो सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स तीन तरह के, कल मैंने बता दिया था, हाँ। जो कि 3 पेयर्स होते हैं, टोटल बॉडी में 6 होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें से रिलीज होंगे एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस। तो एंजाइम्स क्या क्या सलाइवरी ग्लैंड्स में से रिलीज होंगे? सलाइवरी अमाइलेज, है ना? सलाइवरी अमाइलेज, और सेकंड है हमारे पास जिसको हम टाइलिन भी बोल देते हैं, इसको मैं ब्रैकेट लिख दूंगा, टाइलिन, है ना? ये हो गया। और म्यूकस,
पास क्या था, लाइसोजाइम, है ना, सर ये तो बहुत सारे हैं। लाइसोजाइम। अब ये क्या क्या करते हैं भाई, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च वगैरह है, इसको तोड़ता है, ठीक है, इसको तोड़ के क्या बनाता है ये, माल्टोज। बस क्या बनाया, माल्टोज मीठा है, स्वीट है। हाँ, रोटी भी मीठी होती है। बिल्कुल सही बात। जब हम बिल्कुल सूखी रोटी या सूखी ब्रेड को कुछ देर तक हम मुंह में रख के चबाते हैं, शुरू शुरू में मीठी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे गीली हो जाती है उसके बाद हल्का हल्का मीठापन आना, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज माल्टोज की वजह से मीठी हो जाती है, यानी कि डाइजेशन शुरू हो गया। क्लियर? लेकिन ग्लूकोज नहीं बना, हमारी बॉडी माल्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि माल्टोज हमारी बॉडी के लिए अब भी एब्जॉर्ब करने के लिए कॉम्प्लेक्स है, और हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती है कार्बोहाइड्रेट का, या सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन अब क्या पैदा हुआ इसका, वो म्यूकस कर देगा आगे का। म्यूकस नहीं करता लाइसोजाइम आगे, ये वो लास्ट में एट द एंड कौन करेगा, सबका बॉस बैठा हुआ ना, वो जाना था कुंडे का। हाँ, सर्कस एंट्री कर। हाँ, ये उसका काम है, लास्ट में एंड में वो करेगा सबका। ये तो बस इतना ही करके छोड़ देता है, भाई मेरे पास की इतनी है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा। आगे म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। बिल्कुल सही बात, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लीपरी। सॉफ्ट एंड स्लीपरी यानी कि बहुत देर तक हमने रोटी को चबाया 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 और निकाल के इसे छू के देखो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, चिकना चिकना है, राल राल जैसी निकलती है उससे, ऐसे ऐसे देखो निकलती है, दैट इज ड्यू टू द म्यूकस। वही है ना, नाक वही जैसा है, सेम टू सेम आई क्या है? अब जो है तो है, तेरे बॉडी अंदर से तो बहुत गंदी है। ओके, नहीं इसको स्लीपरी बनाया क्यों, क्या जरूरत थी इसको स्लीपरी बनाने के लिए, ताकि फिसल के चला जाए उसके बाद इसके अंदर सबका साइड का। नहीं जो माउथ है ना ऐसे नीचे, ये जो ईसोफेगस है ये तो पाइप है ना, इसके अंदर नहीं तो सूखी डालेंगे तो अटक जाएगी, फंस जाएगी, उसके बाद तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, हम एक्टिविटी आ जाएगा। हां, जैसे चावल वगैरह अटक जाते हैं, सूखे चावल खा के देखो अटक जाएंगे, तो कोई नहीं। तो इस वजह से उसको क्या है कि आराम से फिसल जाने के लिए, स्लिप हो जाने के लिए, ईसोफेगस में से पार हो जाए आसानी से, इसलिए स्लीपरी बनाते हैं म्यूकस, टू पास द फूड इजीली थ्रू द ईसोफेगस। कहीं तो इसे बनाते हैं स्लीपरी, ऐसे ही गिटक जाते हैं, ऐसे ही गिटक जाते हैं, तो नहीं बनाते तो वो अभी ठीक है उसका चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुश्किल होगी, फंस जाएंगे फिर। नेक्स्ट लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू किल द जर्म्स, यही है, इट हेल्प्स टू किल द जर्म्स। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट का काम शुरू कर दिया है। बाकी फूड में हमने खाया क्या क्या था, हमने तो कार्बोहाइड्रेट भी खाया था, हमने फैट भी खाया था, हमने प्रोटीन भी खाई थी, हमने विटामिन्स और मिनरल्स भी खाया था। तो माउथ में भाई कुछ नहीं हो रहा, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन जैसे की तैसी पड़ी हुई है, विटामिन्स वो जा रहे हैं बॉडी में, अंदर पहुंच गए, एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए, मिनरल्स भी
प्रोटीन्स जैसी की तैसी है, फैट्स भी माउथ में कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अब फूड कहां गया? अब फूड धीरे धीरे कहां पहुंच गया? माउथ से फेरिंग्स में। वो बैंड वाली पाइप याद करो, ये बैंड यहाँ पे थे, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के नीचे जो एपिग्लोटिस गले की गांठ, लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोले थे, वहां से होता हुआ ये कहां पहुंचेगा? ईसोफेगस से स्टोमक। अब ईसोफेगस में क्या घटना घटती है वो भी समझना है भाई। माउथ में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन स्टार्ट हुआ, बाकी कुछ डाइजेशन हुआ ही नहीं, है कि नहीं? एक बात पूछूं? हाँ, ये जब बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं सारे पिलपिले क्यों होते हैं? मतलब किसा समझाने में क्या पिलपिले? जैसे कुछ भी रहता है, जैसे हार्ट है, लंग्स है। हाँ हार्ट रेड कलर का है। हाँ, चलो पिलपिले कह रही हूं मैं। तो भाई इसलिए है ना, क्योंकि उसके ऊपर अगर यदि हम ज्यादा हार्ड कवर लगा देंगे, हार्ड चीज, तो वो जैसे कि ऐसे होना है, उसको हिलना डुलना है, तो चोट नहीं लग जाएगी उसको। नहीं, कुछ ज्यादा ही पिलपिले तो होता है। हाँ, वो गिलगिले होते हैं, पिलपिले कहते हैं। ठीक है, वही है, पिलपिले बोलो, गिलगिले बोलो। अगर हम हार्ड कर देंगे तो उसको चोट लग जाएगी, इसलिए नहीं बनाते वैसा। खैर कोई नहीं है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? हाँ, ईसोफेगस की हम बात कर रहे थे। ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या है, कैसे हम इसको करेंगे? ईसोफेगस जो कि मैंने आपको बताया था, उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ईसोफेगस में से जो फूड जाएगा वो डायरेक्टली कहां पहुंचेगा? स्टोमक। कहां पहुंचेगा? स्टोमक। तो देखें ये भाई आपका ईसोफेगस की आगे पाइप, और ये आपका स्टोमक। हो गया? अब जैसे ही फूड आता है, फूड जल्दी आता है, ये सारा काम इतनी जल्दी होता है। ये फूड का बॉलस ऑफ फूड। ये क्या होता है? बोलस का मतलब निवाला बोल सकते हो आप, निवाला, टुकड़ा, टूक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटे छोटे टूक खाओ, बड़े बड़े टूक खाओ, एक टूक निकल जाने का। ये तो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़े बड़े टुक ना खाओ। ओके, तो वही निवाला है। तो बोलस जो आया, एक बार खाता अंदर ऐसे धक्का लगाते तो वो अंदर जब गया वो यहाँ पे आ गया। तो ये चीज देखो, जो ये वाली हिस्सा, जो ये वाला पार्ट है, इसके साइड में जितना जितना इसने एरिया कवर किया, ये पाइप है छोटी, हाँ, इसी के साइड में जैसे तैसे फिट होती है ये। तो ये पाइप छोटी होने के कारण क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखाऊं, या समझ में थोड़ी और आए आपको, ये मैं पतली कर देता हूं पाइप को। फिर पेट आपको पतला हो गया। ये तो मुश्किल हो गया इसके, ये तो मुड़ भी गई। सांप के अंदर से समा जाता है ऐसे। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना? ये ऐसी है असल में। हाँ, सांप के अंदर से। अब क्या हुआ, जैसे ही खाना आया तो ये हिस्सा तो फूल गया ना, लेकिन ये पाइप तो पतला है अंदर। अब क्या होगा कि ये जो फूड है और पाइप है, ये ऐसे प्रेशर लगाएंगे इसके दोनों तरफ, कंप्रेस, खींचेंगे, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ये जो निवाला है आपका नीचे स्लिप हो जाएगा, होगा। अब जब ये स्लिप होगा तो इस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी, और ऊपर वाला फिर से पतला हो जाएगा। यानी कि ये पाइप का टुकड़ा मैं सिर्फ यहां पर दिखा रहा हूं आपको कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी बात, इधर से पीछे के नीचे से ये हो जाएगा, और यहां पर आपका फूड आ गया। समझ आ गया?
नाल आ गया, लाल आ गया। अच्छा लाल आ गया, ब्लू से रेड हो गया ना, कोई बात नहीं। तो आगे मैं फिर से इसको वापस कर दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि ये ऊपर इतना क्लियर हो गया इसका, है ना, और इतना आने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा ही फुल रहती है, फिर से लिखा होगा, हैं? हाँ ये कलर चेंज करता है, रंग बदलू है। तो ग्रीन है। इस तरह से ये स्वेल होना, फिर पतला होना, फिर स्वेल होना, फिर पतला होना, फिर स्वेल होना और फिर पतला, ये एक रेगुलर इंटरवल पर ही होता है। जितनी देर तक वो फूला रहता है, नेक्स्ट टाइम पे भी वो उतनी ही देर तक स्वेलिंग हो रहेगी, और वो जितनी देर तक कंप्रेस रहता है, नेक्स्ट टाइम पे भी उतनी ही देर तक कंप्रेस रहेगा। यानी कि बराबर बराबर, और डिस्टेंस भी इक्वल इक्वल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक रिदम में हो रहा है, एक सुर में, एक रिदम में ये चीज चल रही है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोल सकते हैं रिदमिक मोशन है। द फूड passes in the stomach through a rhythmic motion, and this type of rhythmic motion is called peristalsis और पेरिस्टलिक मूवमेंट। यानी कि ये अगर हम इसको पूरा ऑब्जर्व करें, ये काम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो बहुत जल्दी जल्दी होता है ना? तो फिर पता क्यों नहीं चलता? सब कुछ अभी आप अभी इतनी जल्दी जल्दी अगर देख लोगे अंदर का भी, तो इतनी जल्दी जल्दी मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी ना चीज। तो ऐसा समझ आएगी जी, फूला पतला, फूला पतला, फूला पतला, फिर फूल गया, फिर पतला, फिर फूल गया, फिर पतला। तो एक रिदमिक मोशन में, है ना। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं, रिदमिक मोशन। रिदमिक मोशन, और इसी रिदमिक मोशन को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिक मोशन और पेरिस्टलिक मूवमेंट। पेरिस्टलिक मूवमेंट, और इसी को कह देंगे पेरिस्टालिसिस। अब पेपर में क्या लिखा है, कौन सा मोशन हाँ, क्या? अब आपको एग्जाम में पूछेंगे ये या फिर ये, व्हाट इज पेरिस्टालिक मूवमेंट इन डाइजेशन, या व्हाट इज पेरिस्टालिसिस इन डाइजेशन, या डाइजेशन की नाम भी ना लें, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट इज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, इतना ही बोल देंगे। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, इतना भी बोल देंगे। रिदमिक तो सिर्फ ये है कि आपको बताया कि रिदम में है। ये पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, हाउ डज द फूड मूव्स इन द इसोफेगस, आ गया ना। तो याद तो वो भी करना पड़ेगा, याद आपको हर एक टर्म याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो हर टर्म। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो एक लाइन में कई क्वेश्चंस को इकट्ठा रखती है। जब हम उसको खोलते हैं तो हमें वो समझ में आती है कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। समझ आ गई चीज यहाँ पे, क्लियर है। तो इसोफेगस तक आ गया हमें फूड, कल स्टोमक में डालेंगे हम इसको। कल स्टोमक में डालेंगे, उसका लीवर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, वहां तक हम पहुंचेंगे। ओके, देखते हैं। हाँ, एक साथ भी क्या करेगी?